गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो 2 दिन से हम बाहर थे तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, तो आज से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी और आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो जैसा कि हम 2 अनुप्रयोग कर चुके थे, आज हम करेंगे गाउस नहीं, बायो-सावर्ट के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, जो है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। 2 अनुप्रयोग हम कर चुके थे, अब हम करेंगे तीसरा अनुप्रयोग, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक वृत्ताकार कुंडली है, तो हम ये एक वृत्ताकार कुंडली ले लेते हैं। ये है हमारी एक वृत्ताकार कुंडली, ये है इसका केंद्र। इस केंद्र को हम मान लेते हैं O। इसकी त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं A। ओके, और इस वृत्ताकार कुंडली से एक P बिंदु है। इस P बिंदु से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है हमारा X। ओके, अब ये हमारे अक्ष है, ये है हमारा Z अक्ष, ये है हमारा Y अक्ष, जानते हो आप, ये होगा हमारा X अक्ष। तो इसको मैं ऐसे ही आगे बना देता हूँ, X अक्ष। ओके, तो ये हमारा X अक्ष, ये Y अक्ष और ये Z अक्ष। ओके, यहाँ पर हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। इस अल्पांश को हम नाम देते हैं MN। यहाँ पर भी हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। इस अल्पांश को हम नाम देते हैं M डैश और N के ऊपर भी डैश। ओके, तो ये हमारा एक और ये दूसरा, ये 2 अल्पांश हो गए DL और ये भी हमारा DL। यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि यही है हमारा अल्पांश। ओके, तो ये हमारे 2 अल्पांश हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये और ये, ओके, अब हमें करना है घटकों में वियोजन चुंबकीय क्षेत्र का। यहाँ पर P बिंदु है, हमें इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इन दोनों अल्पांशों के कारण। ओके, तो यहाँ पर ये है हमारे पास थीटा, यहाँ पर भी हमारे पास थीटा। ओके, तो आप सब जानते हो कि जहां पर थीटा आता है वहां पर हम हमेशा कौन सा घटक लेते हैं? कॉस थीटा वाला घटक लेते हैं। ओके, तो एक सेकंड के लिए मैं इस P बिंदु को मिटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ P बिंदु। ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक और ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक। तो यहाँ पर हमारा थीटा 1 और यहाँ पर हमारा बन रहा है थीटा 2। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया हमारा DB cos थीटा और एक हो गया हमारा DB डैश cos थीटा, DB डैश cos थीटा। ओके, तो ये हो गए हमारे ऊर्ध्वाधर घटक। अब हो गए हमारे क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक तो आप जानते ही है, DB sin थीटा, ये x अक्ष मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लेना आप, और ये हो जाएगा हमारा DB डैश sin थीटा। यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि क्षैतिज घटक जो है वो दिशा में भी एक है और इनका परिमाण भी सेम ही है, DB sin थीटा, DB sin थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिमाण में तो सेम है परंतु दिशा में विपरीत है। ओके, इसके कारण ये आगे जाकर निरस्त हो जाएंगे। आप अभी ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम, ये डिस्टेंस हमारा R है, ये भी डिस्टेंस हमारा R है। यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे और आपको समझाता हूँ। हाँ, तो यहाँ तक आप डायग्राम कंप्लीट कर चुके होंगे। हमने चुंबकीय क्षेत्र का भी घटकों में वियोजन कर दिया है। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूँ कि डायग्राम में हो क्या रहा है। तो ये हमने लिया, यहां से हमने धारा प्रवाहित की I मान की, और ये I मान की धारा इस कुंडली में, इस वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित होकर यहां से बाहर आ रही है। ओके, तो जैसे ही हम वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो 2 अल्पांश लिए हमने, इस अल्पांश पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, अल्प चुंबकीय क्षेत्र होगा जो होता है DB, अल्प चुंबकीय क्षेत्र। तो इन दोनों अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, हमें वो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है।
उसके बाद संपूर्ण कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा पी बिंदु पर, वो हमें वो चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना है। तो हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये यहाँ पर धारा का मान भी प्रवाहित करके बता देना, ताकि आपको पता चले कि डायग्राम में कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जैसे ही धारा प्रवाहित की, तो आप जानते हैं धारा प्रवाहित करते ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जो ये है हमारी वृत्ताकार कुंडली, ये वाई जेड तल में स्थित है। वाई जेड तल ऑलमोस्ट यहां तक पूरी वाई जेड तल में स्थित है। ओके, तो यहां तक आप डायग्राम नोट कर लो। उसके बाद हम, आपको पता ही है क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे वही कि हमें ओ से एक्स दूरी पर स्थित पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमने दो अल्पांश लिए, एम एन डैश। ओके, इसका डायग्राम थोड़ा क्रिटिकल है, बाकी आप समझ समझ के करोगे, जैसे जैसे मैंने बताया है, तो वैसे वैसे आप सीख जाओगे धीरे धीरे। हाँ, तो अब हम लिखेंगे हमारी लैंग्वेज वही जो हम हर बार लिखते आ रहे हैं कि माना ए त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली वाई जेड तल में स्थित है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि वो कुंडली है जो वाई जेड तल में स्थित है और उसकी त्रिज्या जो है ए है, वो हम डायग्राम में शो कर चुके थे। हमें वृत्ताकार कुंडली के कारण, हमें वृत्ताकार कुंडली के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर स्थित पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये भी हमने देखा था, ये तो क्वेश्चन ही हमारा। वृत्ताकार कुंडली पर अल्पांशों एम एन तथा एम डैश एन डैश की कल्पना करते हैं। वो हमने दोनों ओर की थी, नीचे एम डैश एन डैश और कुंडली के ऊपर एम एन अल्पांश की कल्पना की थी। यह अल्पांश पी बिंदु से आर दूरी पर स्थित है। उस अल्पांश की जो दूरी थी वो पी बिंदु से आर थी, ऊपर की भी आर नीचे की भी आर, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम थे। ओके, तो हम जानते हैं कि अल्पांश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आप जानते हैं बायो सावर्ट के नियम से। पर यहां पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बायो सावर्ट के नियम में लास्ट में फॉर्मूला जब सिद्ध किया था, तो मैंने आपको सदिश वाला फॉर्मूला भी लिखवाया था, जिसमें हमने किया था डीएल सदिश क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, वो हमारा वो सदिश वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम वो बायो सावर्ट का सदिश वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं बता दो आपको सदिश वाला फॉर्मूला कौन सा, आपको वापस माइंड में रिकॉल हो जाएगा, या फिर आपने पहले की डेरिवेशन की हुई है मेरे वीडियोस से, आप पहले वीडियोस देख चुके हो मेरे और डेरिवेशन सॉल्व किए, तो आप पेज पलटोगे आपकी कॉपी के, तो आपको दिखेगा वहां पर वो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर डीएल सदिश क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास पी बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अल्पांश है, दोनों के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एम एन अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और एम डैश एन डैश अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो सावर्ट के नियम से बायो सावर्ट का नियम हो जाएगा हमारे पास डी बी, और मैंने यहाँ पर कहा था कि आपको हम सदिश वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो मैंने आपको लिखवाया, आपने देख लिया होगा अपनी कॉपी में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट डी एल सदिश क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एज इट इज इधर भी आएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर केवल फर्क इतना हो जाएगा कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बदलकर आ जाएगा डी बी डैश, क्योंकि एम डैश एन डैश अल्पांश के कारण उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल सदिश साइन थीटा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो दोनों चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल चुके हैं, और अब यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डीएल सदिश व आर कैप के तल के लंबवत होती है, अल्पांश और किसके, इसके दूरी के सदिश के लंबवत होती है। ओके, तो यहां से हम लंबवत होती है, यानी थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं डी बी इक्वल्स टू, अब इसको खोलेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा साइन थीटा। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहां से आ जाएगा हमारे पास डी एल और यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री हमको पता चल चुका है, अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर हम इसको सीधा खोलते हैं तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और हम सब जानते हैं साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा एज इट इज वैल्यू।
आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इसको समीकरण 1 नाम दे देना। एज इट इज ये लाइन हम यहाँ पर भी लिखेंगे, तो आप ये कॉपी करके लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो डी बी डैश इक्वल टू यहाँ पर भी साइन थीटा आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो एज इट इज हमारी डी बी डैश की वैल्यू भी आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आ गया, ये भी हमारी समीकरण 1 है। इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको 2 नाम दे देंगे। और यहाँ पर जब आगे हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों वैल्यू हमको सेम दिख रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो कोई नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, बाद में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कर लो। ओके, तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से तो हम जानते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आई है, बी बी इक्वस टू डी बी डैश, दोनों की वैल्यू बराबर है, क्या है वो है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम कंबाइंड रूप से समीकरण 3 नाम दे देंगे। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लो। dB की वैल्यू और dB सदिश की वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर आप वृत्ताकार लिख देना, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो अलग तरीके से निकलेगा, जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बी से शो करते हैं। ओके, तो वो निकलेगा डी बी का इंटीग्रेशन इनटू में साइन थीटा का इंटीग्रेशन। डी बी की वैल्यू हमको यहां से मिलेगी। ओके, तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहां से हमको मिलेगा संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी। तो अब यहां से इस समीकरण में हम 3 से डीबी की वैल्यू भर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा एज इट इज। ओके, यहां तक आप नोट कर लो, इसको समीकरण 5 नाम दे देना। हाँ, तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां से हम करेंगे त्रिभुज ओपीएम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं त्रिभुज ओपीएम कौन सा है। ये यहाँ पर हमने अल्पांश लिया था, अल्पांश का एम बिंदु, यहाँ पर हमारा सेंटर का ओ बिंदु, और यहाँ पर जो था हमारा पी बिंदु, इससे हमारा बना है त्रिभुज ओपीएम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ओपीएम से, यहाँ से हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण। यहाँ पर लंब क्या है हमारा ये ए, और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास आर। ओके, तो लंब अपॉन कर्ण यानी ए अपॉन आर। ओके, और लास्ट हमारी समीकरण 5 क्या आई थी, इसको मैं 6 नाम दे रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं समीकरण 5 में साइन थीटा की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। ओके, तो साइन थीटा की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, बी इक्वल्स टू ओके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, और साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं ए अपॉन आर। ओके, तो आर क्यूब हो जाएगा यहां से हमारे पास, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेता हूं। ओके, यहां से हमारे पास कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं और आर क्यूब कर देते हैं आर आर। ओके, कांस्टेंट है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा ओनली डी एल। ओके, तो यहां तक हम कर चुके,
और डीएल की वैल्यू क्या होगी ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर केवल एल आएगा इसका। डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, वो आएगा हमारे पास एल। एल यानी दूरी, किसकी दूरी, कुंडली की लंबाई। कुंडली की लंबाई क्या होती है, यानी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। और यहाँ पर आर नहीं लिख के यहाँ पर हमारे पास आएगा ए। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास, ए। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ये आप साइड में लिख देना, डीएल का एल, एल इक्वल टू 2 पाई ए। ओके, तो यहां से हमारे पास बी की जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, और यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 पाई ए। तो यहां से 2 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल, तो यहां पर बचेगा ओनली 2। तो फाइनल जो हमारी वैल्यू आएगी बी, ये आएगी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2, यहां पर 2 बचा हमारे पास केवल, और क्या बचा, आर क्यूब अपॉन आई ए। आई ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये ए और ये स्क्वायर, तो ये है, यहां तक आप नोट कर लो, ए स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको समीकरण 7 नाम दे देना, 6 तो यहां तक हम दे चुके, समीकरण 7। ओके, हाँ, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ओपीएम में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम सब जानते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ओपीएम है हमारा ये है हमारा लंब क्या है हमारा ए, ये कर्ण है आर, और ये है हमारा एक्स है। तो क्या होता है हमारा कर्ण स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एल ए का स्क्वायर। ओके, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब यहां से जो इसका स्क्वायर है वो मैं उसको उस साइड भेज रहा हूं, तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो अब रूट यानी पावर 1/2 हो जाती है, तो आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, क्यूब कर रहा हूं, यहां पर भी क्यूब कर रहा हूं और यहां पर भी क्यूब कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो इसको आप इक्वेशन 8 नाम दे देना, इक्वेशन 8। अब ये आर क्यूब की वैल्यू हम एक समीकरण 7 में रखेंगे, इक्वेशन 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, ओके, तो हमारी जो वैल्यू थी उसमें हम वैल्यू भर देंगे। अब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, आर क्यूब की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, और अपॉन में और क्या क्या था हमारे पास, आई ए स्क्वायर। ओके, आई ए स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि अल्पांश के कारण जो हमारा पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारी आज की डेरिवेशन यही खत्म होती है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आज से वापस कंटिन्यू वीडियोस पोस्ट होते रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा। 2 दिन हम बाहर थे तो वीडियोस पोस्ट नहीं हो पाए। ओके, तो ये नोट कर लेना, फाइनल आंसर है